ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में नई राहें नए रहबर क्रम में लीजिए सुनिए परिचर्चा युवा मन का रोमांच। प्रतिभागी हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर आर.पी. बेनीवाल, जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा और युवा सामाजिक कार्यकर्ता श्री विमल वर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती रमा पांडे। आज हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग युवा वर्ग है। आज यदि युवाओं को सही दिशा मिल जाए, उनकी ऊर्जा का सही प्रयोग राष्ट्रहित में हो, तो भारतवर्ष विकास की कई नई गाथाएं लिखेगा। इसके लिए आवश्यक है आज के युवा को समझना और युवा स्वयं क्या चाहते हैं ये भी जानना। डॉक्टर आर.पी. बेनीवाल, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी जी। हम सब युवावस्था के दौर से गुजर चुके हैं और युवा मन में जो रोमांच है वो स्वाभाविक है। ये रोमांच हर युवा में ही आता है, ये एक जो भाव है। बिल्कुल। युवा किस तरह से तय करे कि कौन सा रास्ता सही है रोमांच का और कौन सा रास्ता है गलत है, किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना है। बेसिकली ये जो युवा अवस्था जिसकी अपन बात करते हैं, यूजुअली 13 इयर्स के बाद में जो टीन एज है उसी को हम कंसिडर करते हैं, और ये 25-30 ईयर की एज तक हम उसको ये मानते हैं कि हाँ ये अभी इनका युवा मन है। उस टाइम में जो बच्चा है वो उसका जो एक लर्निंग जो बिहेवियर है वो आसपास के अपने जो एनवायरनमेंट है, अपनी जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उन्हीं से वो सीखता है, उसी से उसकी लर्निंग होती है और उसी से वो सपने बुनता है, डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या इंटरेस्ट है। उस समय मार्गदर्शन की भी जरूरत होती है। लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो लर्न बिहेवियर हो रहा है ये वो आसपास के एनवायरनमेंट की बजाय एक वर्चुअल एनवायरनमेंट से वो उसकी लर्निंग ज़्यादा हो रही है, जो कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और उसकी वजह से वो जो लर्निंग करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ डिसबैलेंस पैदा हो जाता है और वो जो चीज़ उनको मिलनी चाहिए सही समय पे वो ना मिलके और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वाली, हाई एम्बिशंस वाली जो चीज़ें हैं वो सीख रहे हैं और उसकी वजह से एक बैलेंस है वो नहीं बन पा रहा है युवाओं के अंदर और वो कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग बिहेवियर में आ जाते हैं और इम्पल्सिविटी में कुछ ऐसे कदम भी उठा लेते हैं जिससे कि हम कई बार आजकल देखते हैं कि काफ़ी वो बच्चे के लिए रिस्क हो गया। डॉक्टर वर्तिका, जैसे कि डॉक्टर बेनीवाल ने कहा कि आजकल के जो युवा हैं उनको एक मार्गदर्शन ठीक से नहीं मिल पा रहा है। आप तो भारतवर्ष की अलग अलग जेलों में जा रही हैं, युवाओं को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही हैं। क्या कारण देखती हैं कि युवाओं में एक भटकाव की स्थिति पैदा हो जाती है? देखिए, जब से सृष्टि का जन्म हुआ है ये शिकायत तो हमेशा रही कि जो युवा है वो जल्दी भटकता है। अब शिकायत थोड़ी सी ज्यादा हुई है और उसकी वजह है कि बहुत सारे और ऐसे एलिमेंट्स जुड़ गए हैं जो कि उस भटकन की वजह बन रहे हैं, जिनमें बहुत बड़ा योगदान इंटरनेट का है और मीडिया का है। इंटरनेट इसलिए क्योंकि उस पर हमारे अंकुश के जो तरीके हैं वो बहुत ही कम है। बहुत मुश्किल होता है ये जानना कि बच्चा सारा दिन क्या देख रहा है, क्या कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट उसे एक व्यापक संसार दे रहा है और वहाँ पर रेगुलेशन का काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो पाता। उससे पहले जब टेलीविज़न वो कंज्यूम करने लगा और जब नया नया हिंदुस्तान में टेलीविज़न आया, जब प्राइवेट मीडिया ने अपनी कदम रखी और उसने टीआरपी के गेम के आसपास घूमना शुरू किया, तो उसका जो कंटेंट था वो भी बहुत हद तक कई बार ऐसा था जिसने मुनाफे को तो केंद्र में रखा लेकिन युवाओं के हित को केंद्र में नहीं रखा। युवा उसे बहुत शौक से, बहुत स्वाद से, बहुत मजे से देखने लगा और उसे पता नहीं लगा कि उसके दिमाग में उसका क्या असर पड़ा है। और इसका नतीजा ये है कि आज अगर आप आंकड़ों को देखें, पूरी दुनिया में जो प्रिजन पॉपुलेशन है उसमें भारत 5वें नंबर पर आता है और जो ज्यादातर इनमेट्स जिनकी उम्र जो है 18 से 30 साल के जो उम्र के जो हैं वो हैं 45%। इसी से आप ये समझ लीजिए जो हमारे युवा हैं वो किस तरह से आपराधिक होने लगे हैं या हो रहे होंगे। तभी देश की जेलों में इतनी बड़ी तादाद में जो युवा हैं वो इस उम्र के हैं। और इसमें ये भी मैं जोड़ना चाहूंगी कि 50 साल के ऊपर के जो इनमेट्स हैं उनका परसेंटेज सिर्फ 13% है। तो इससे ये बहुत साफ हो रही है बात कि 18 से 30 वाला जो यंगस्टर है वो अपराध की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। इसमें मैं जुवेनाइल क्राइम को शामिल नहीं कर रही हूँ, वो एक अलग मसला है। तो इसका मतलब ये है कि घर से लेकर बाहर की दुनिया में जो उसे परोसा जा रहा है उसमें एक समस्या है।
दूसरा, पारिवारिक संबंधों में भी समस्या है और संवाद की जरूरतें बढ़ी हैं, लेकिन संवाद को पूरा करने के तरीके घटे हैं। परिवार के अंदर संवाद घटा है। एक ही परिवार में एक ही घर के बच्चे अलग अलग कमरों में बैठकर इंटरनेट में क्या कंज्यूम कर रहे हैं, वो अक्सर अभिभावकों को पता नहीं होता। अब वो परंपरा भी चली गई जब रात में या दिन के खाने में पूरा परिवार जुटकर एक साथ खाता था और तब वो एक दूसरे से बात करता था। अब एक ही घर में लोग इंटरनेट के जरिए बात करते हैं या व्हाट्सएप के जरिए। तो मेरा ख्याल है ये जो छोटे छोटे हमें बिंदु आसपास दिख रहे हैं, उन्हीं बिंदुओं से जो बना है वो अपराध का एक बड़ा आकार है। सोशल मीडिया जो मुझे लग रहा है अभी तक एक बहुत बड़ा कारण बन के उभर के सामने आया है। विमल जी, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, युवाओं से मिलते हैं, उनको समझाते हैं, उनके मन के रोमांच क्या क्या हैं? मैं समझता हूँ आजकल जो ज़्यादातर जो युवा हैं वो अपने तक सीमित होकर रह गया है। वो बस आनंद में रहना चाहता है, बस दूसरे को प्रभावित करने के चक्कर में वो किसी का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है उसे इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है, सोचता ही नहीं है बिल्कुल भी। उनको समझाने की कहीं कोई कोशिश करे तो उसे लगता है कि कोई प्रवचन दे रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास करने बंद तो नहीं किए जा सकते। युवाओं से जब भी हम बात करते हैं, भाई आप ये कर क्या रहे हो, ये कैसे गाड़ियाँ चला रहे हो, कैसे कैसे हॉर्न लगा दिए हैं, वो बड़े खतरनाक सिस्टम से जो है आप स्टंट करते हैं। मान लीजिए कि कहीं रेलवे फाटक है तो वो उस रेल से पहले गुजर के पता नहीं क्या सिद्ध करना चाहते हैं अपने आप को। कंपटीशन टाइप से जो है कई लड़के जो है ऐसे करते हैं और वो चपेट में भी आ जाते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है। जैसे अभी बहुत अच्छी बात बताई है, परिवार में एक साथ बैठना जो है उनका बहुत कम हो गया है। पहले दादी हुआ करती थी, चाचा ताऊ एक साथ संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो एक दूसरे का, हाँ जी, वजह बड़ा बनी वजह है। बनी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जैसे वर्तिका जी ने भी कहा और विमल जी ने भी कहा कि जो संवाद है, बातचीत नहीं हो रही है, तो बच्चे को तो कोई ना कोई चाहिए उसे समझाने वाला। और अगर सोशल मीडिया में उसको सारी सामग्री मिल रही है हाँ, जिससे वो सोच समझ सकता है, बनी बनाई मिल जाती है, जो सामग्री वो इनकम्प्लीट होती है, उसमें रेस्ट्रिक्शंस करने वाला कोई है नहीं, है ना। पेरेंट्स के साथ आजकल बच्चे एक एक होते हैं, फ्रेंडशिप का एनवायरनमेंट होता है, तो पेरेंट्स से तो वो उनका कोई ज़्यादा इनहिबिशन नहीं होता है। दूसरा, जो ये चीज़ें इंफॉर्मेशन, जो फ्लडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो रखी एक साथ, जो सोशल मीडिया में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन थोड़े से टाइम में उनको मिल रही है कि वो उसको बैलेंस नहीं बना पा रहे और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ क्या करूं क्या नहीं करूं। वो चेंजेस उनके बड़े जल्दी जल्दी आते हैं, तो जो एक स्टेबिलिटी है जो माइंड के अंदर, वो कहीं ना कहीं कमी मिल रही है उसकी, जिसकी वजह से बच्चे हैं वो इनडिसिसिव हो रहे हैं। और जो सोशल मीडिया में जो ज्ञान मिल रहा है वो कितना सत्य है कितना असत्य वो भी उनको नहीं पता, वो बस उसे ले रहे हैं। हाँ। तो डॉक्टर, इस वजह से तो बहुत बीमारियों का भी तो शिकार हो रही है ना वो। और ये देखा भी गया है कि जो अवसाद की प्रवृत्ति है वो युवाओं में काफी पुरजोर रूप से आ रही है उनमें। बिल्कुल, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में एक स्टडी चल रही है कि जो एंजाइटी और डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हमारे ओपीडी में विजिट कर रहे हैं, उनमें कितने परसेंटेज में इंटरनेट एडिक्शन है। इंटरनेट एडिक्शन या प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज या मोबाइल एडिक्शन, ये एक बिहेवियरल एडिक्शन का टाइप है। जैसे हम जितने भी सब्सटेंस के एडिक्शन, जैसे अल्कोहल का, ओपियम का जो एडिक्शन होता है, वैसे ही अगर एक्सेसिव इंटरनेट यूज है तो इसको हम बिहेवियरल एडिक्शन में मानते हैं। ये पिछले 4-5 साल में इतना ज्यादा बढ़ा है कि 3 साल पहले हमने इसके लिए एक स्पेशल क्लिनिक स्टार्ट किया हमारे डिपार्टमेंट में, बिहेवियरल एडिक्शन, एवरी फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 11। तो हम ये देख रहे हैं कि आजकल जो बच्चे हैं, पेरेंट्स उनको लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए, असेसमेंट के लिए लेके आते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा लेके आते हैं, और जब हम उनका डिटेल में असेस करते हैं तो पता चलता है कि 90% इंटरनेट एडिक्शन के अंदर इन्वॉल्व मिलते हैं वो। और उनको अगर हम एडवाइस करते हैं इससे दूरी बनाओ, तो वो बेचैन हो जाते हैं, उस समय इम्पेशेंस हो जाते हैं कि आप ये हमें कहाँ ले आए, और आप तो कह रहे थे कि हम आपकी असेसमेंट करेंगे और आप तो यहाँ पे लेके। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये एक नया, जिसको हम एपिडेमिक कह सकते हैं, वो बनता जा रहा है। जो यंगस्टर्स हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्टडी के अलावा और ज़्यादा कुछ, जो जॉब करते हैं उनको तो फिर भी थोड़ा टाइम मिलता है तभी वो देखते हैं, लेकिन बच्चों के तो आजकल 2 साल से तो ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। ये भी एक कारण बना है उनका एडिक्शन। डॉक्टर वर्तिका, जैसा कि आपने भी कहा और हम भी समझते हैं कि परिवार में संवाद का खत्म होना युवाओं के साथ, या फिर ये कहें कि एक सामाजिक दूरी भी बन गई है। और कोरोना काल की बात करें तो इस सामाजिक दूरी की जो खाई है उसको और बड़ा कर दिया है। जब आप जेल में जाती हैं
जिस समय से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, युवा लोग गुजर रहे हैं, क्या उसका असर भी पड़ा है उन लोगों पर, और जो आपराधिक जो प्रवृत्ति है वो कहीं बढ़ गई है इस वजह से? देखिए, कोरोना के समय बहुत सारी जेलों को खाली किया गया था इस लिहाज से कि पैरोल के योग्य जो थे या फिर जिनको कुछ समय के लिए जेल से छोड़ा जा सकता था उनको रिहा किया गया। लेकिन जो बड़ी बात हुई वो ये कि जेल के अंदर अवसाद की समस्याएं बढ़ी। उसकी तरफ लोगों का ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि आमतौर पर लोग अपने बारे में सोचने लगे। खास तौर पर उस समय जेलों में मुलाकातें बंद हो गईं और यही वजह है कि हमने तिनका तिनका के तहत जेलों के अंदर रेडियो लाने की कोशिश की। जेल का अपना रेडियो हो और उससे वो बात करे। यहाँ मैं एक खास बात और ये कहना चाहूंगी कि अपराध बड़ी चमकदार चीज है। युवा उसकी चमक देखता है, उसका अंत नहीं देखता। अपराध अंत कहाँ हुआ वो देखता है फिल्म का आधा हिस्सा, कि अपराधी जो है वो बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहा है, बहुत खुशी की जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? अंत या तो पुलिस के पास हुआ या फिर वो पहुंचा जेल में। हकीकी जिंदगी में भी युवाओं को अक्सर ये पता नहीं होता। एक युवा लड़का है जो पानीपत की जेल में है और अभी हाल ही में वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उसे मिली। उस लड़के ने गाना लिखा और उसने लिखा कि दे दे तू मौका जिंदगी एक बार जीने का। वो रुलाने वाला गाना है, बहुत युवा है वो। और उसने इस गाने को जब लिखा और जब हमने उसे पोस्ट किया यूट्यूब पर, बहुत लोग उसे सुनकर रोने लगे। इसलिए क्योंकि वो युवा ये बता रहा है बार बार कि मैंने अपराध किया और आज मुझे जिंदगी से सिर्फ एक मौका और चाहिए। असल में हम युवाओं को अंत नहीं बताते, हम युवाओं को ये बताते हैं कि आपको पैकेज कौन सा मिलना चाहिए, आपको कौन सी नौकरी मिलनी चाहिए, क्या चमक होनी चाहिए। हम युवाओं से ये नहीं कहते जाकर सोशल सर्विस कीजिए जहां आपको कोई पैसा ना मिले। हमारे पारिवारिक संवाद में भी बड़ा हिस्सा उनके स्मार्ट बनने पर, उनके पैसा कमाने पर और उनके सक्सेसफुल दिखने पर होता है। तब हमारी तवज्जो इस बात पर नहीं होती कि आज आप जाइए और कुछ दिन समाज के लिए खर्च के आइए और फिर लौटिए। मैं सोचती हूँ अगर हम सभी इतने मतलबी होते, हमारे आज़ादी का जो सारा संघर्ष था, अगर उस समय सब लोग मतलबी होते तो आज हमें आज़ादी भी नहीं मिली होती। बहुत अच्छी बात आपने कही कि क्यों नहीं एक परिवार समझाए युवाओं को कि भाई हम दूसरों के लिए कुछ कर गुजरें। और कई बार मैं भी सोचती हूँ डॉक्टर वर्तिका कि जब हम अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो क्यों हम उस पर इतना पैसा ज़ाया करते हैं? क्यों नहीं हम कुछ उन बच्चों पर पैसा हम उनके लिए खर्च करें या उनके लिए कुछ पुस्तकें ले जाएं, कुछ उपहार ले जाएं। उससे भी बड़ी चीज़ कि समय उनके साथ व्यतीत करें ताकि हमारे बच्चे भी उनको देखें और ये भी समझें कि देखिए ऐसा भी जीवन होता है। तो जो जीवन मिला है ये अनमोल है। विमल जी, बहुत बार मैंने देखा है कि दिल्ली की भी बात करती हूँ, यहाँ नाइट बाइकर्स हैं जो रात में निकलते हैं, स्टंट करते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत रोमांच आता है उनके अंदर, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर एक नई सुबह के साथ वो उठते हैं और फिर उसी काम में लग जाते हैं। काउंसलिंग करना कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हो या कहीं धारावाहिक हैं, फिल्मों ने भी काफ़ी रोल जो है इसमें अदा कर रही हैं कि जिस प्रकार के जो गाने आ रहे हैं आजकल बड़े उत्तेजित करते हैं लोग, उसमें ठाएं ठाएं करके जो है पिस्तौल चलाने वाले गाने हैं। अभी जैसे डॉक्टर वर्तिका ने बताया कि एक ऐसा गाना भी उसने गाया है, किसी अपराधी ने खुद अपनी आप बीती पर गाया, और वो बड़ा प्रभावित करने वाला भी, बड़ा भावुक करने वाला, ऐसे गाने बहुत कम आ रहे हैं आजकल। तो वो भी युवाओं को भटकाने की दिशा में बड़ा गलत, इसलिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है कि एक तरफ तो लोग प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को रास्ते पर लेकर के आएँ, लेकिन दूसरी तरफ ये जो धारावाहिक हैं या फिल्में जो जिस प्रकार की आ रही हैं उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की ज़रूरत मैं समझता हूँ होनी चाहिए। जो समाज सेवा लोग कर रहे हैं, दिखावा करने वाले लोग ज़्यादा आ गए हैं, जो वास्तव में समाज सुधारक हैं उन लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है, उनकी सुनते भी नहीं है, उनके पास में बहुत सारे संसाधनों की भी कमियां रह सकती हैं। लेकिन फिर भी जब हम उनको समझाते हैं तो नए नए तरीके से हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि उनकी एज ग्रुप बनाया, पहले उनको समझाया कि आपने इनको कैसे समझाना है, क्योंकि वो बड़े बूढ़ों की बात तो बड़े बूढ़ों की तरह लेते हैं, उनको बिल्कुल नहीं समझ में आती है। लेकिन अगर उन्हीं की एज ग्रुप का व्यक्ति जब उनको अपने तरीके से समझाता है तो वो ज़्यादा प्रभावशील होता है। तो हमने ये प्रयास भी कई बार किया कि उस एज ग्रुप के कुछ लोगों की टीमें बना दी जाएँ अलग अलग, और वो उनको अपने तरीके से उनको समझाएं। पहले एक टेलीफिल्म टाइप की जो है हम लोग सेव कर लेते हैं और वीडियो के माध्यम से उनको दिखाते हैं, उनको बिठा के समझाते हैं, थोड़ा बहुत समय देते हैं, बड़ी मुश्किल से उनका समय मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं, वो प्रभावशाली भी रहता है। उसके बाद में उनके माँ बाप से भी जो है हम लोग जो है संपर्क करते हैं। माँ बाप का भी बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं उस पर। वो सोचते हैं कि बच्चे को है ना हम ज़्यादा ज़्यादा खुशियाँ दे दें, तो उसमें आप कोशिश तो करते हैं बच्चों को अच्छी दिशा में लेके जाने की, लेकिन होता क्या है कि बच्चों पर ध्यान नहीं देने की वजह से वो अच्छी दिशा में जाने के बजाय गलत दिशा में दोस्तों की वजह से चला जाता है। तो इसलिए बहुत चुनौतीपूर्ण है।
डॉक्टर वर्तिका, जैसे विमल जी ने कहा कि युवा जो हैं जब भटक जाते हैं तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। क्या वाकई में उनको समझाना बहुत मुश्किल है, या वाकई में वो वापस आना चाहते हैं, मुख्य धारा से फिर से जुड़ना चाहते हैं और आपराधिक जो प्रवृत्ति है उसको खत्म करना चाहते हैं? देखिए, अभी जब डॉक्टर साहब कह रहे थे तो इस बात को मैं जेल के परिप्रेक्ष्य से भी देख रही थी। आज का युवा जब वो इंटरनेट से एडिक्टेड है, जेल के अंदर इंटरनेट नहीं होता, जेल में मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता। ये वो केस स्टडीज़ हैं जिन्हें जेल में जाने के बाद पता लगता है कि ज़िंदगी की अहमियत है क्या। बाहर हम जब चाहे उठ सकते हैं, जब चाहे घूम सकते हैं, खा सकते हैं, जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये फ्रीडम जाती है, और फ्रीडम के बाद जब लोग जेल में जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी कैसे पूरी तरह से पलटती है, और सिर्फ उनकी नहीं, उनके परिवारों की, आसपास के समाज की। और इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये जो छोटी छोटी, जिन्हें मैं तिनका तिनका ज़िंदगी बोलती हूँ, इन जिंदगियों में असल में बहुत बड़ा सार है जो कई बार हमें किताबों में नहीं मिलता। जैसे कि मुझे एक और जो मिसाल याद आ रही है, एक शेरू है, वो अम्बाला की जेल में है। पिछले साल उसने जेल के एक कमरे में बैठकर एक गाना लिखा जो कोरोना पे था, और वो गाना इतना ज़्यादा लोगों ने सराहा। और उसके बाद उस लड़के को खुद को कोरोना हो गया, वो निरक्षर था, उसका गांव उसे पूरी तरह से, एक तरह से मार्जिनलाइज, एक तरह से डिस्कार्ड कर चुका था। और जब उसका नाम आया तो लोगों को ये लगा कि शायद वो वाकई जेल जाकर अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कोई गलती की, अपनी गलती को मान रहे हैं और वो नए सिरे से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये ऐसे लोग हैं जिनके जरिए जिंदगी के फलसफे को समझा जा सकता है। लेकिन उसे लोग इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं देखते क्योंकि उन्हें लगता है वो जेल में है। पर जेल में जाना असल में समय है, कोई नहीं जानता कब किसका क्या समय होगा। लेकिन जो जेल में गया है उसने उस समय की धड़कन को सुन लिया है। अगर आप उससे ये पूछेंगे कि जिंदगी की असल में अहमियत क्या है, तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा सच्चा दस्तावेज मिलना बड़ा मुश्किल है। हमने जब डासना जेल में काम कर रहे थे, मध्य प्रदेश की जेलों में, मैंने देखा जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो माँ के साथ जेल में आए हैं, और कई बच्चे जेल में पैदा हुए हैं, 6 साल की उम्र तक ये बच्चे माँ के साथ रह सकते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने पूरे 6 साल जेल में गुजारे। आप उस बच्चे को अगर देखेंगे और वो जब बाहर आता है तो वो बाहरी दुनिया से वो बच्चा बहुत अलग होता है। उनमें से कई बच्चे अपनी उम्र से कहीं आगे जाकर बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। और उसी तरफ आप दूसरी तरफ अगर आप उन बच्चों को देखें जिन्हें परिवार से सब कुछ मिलता है, तब भी वो बड़े असंतुष्ट रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो संतुष्टि का एक भाव है, जब वो परिवार मजबूती देने लगता है और सामाजिक संस्कारों से अपनी मिसाल के साथ उन्हें सिखाने लगता है, तो ऐसे बच्चे बहुत मजबूत होते हैं। कई बार जेल से निकले हुए बच्चे या जेल से निकले हुए युवा उन युवाओं के मुकाबले ज्यादा मजबूत होते हैं जिन्होंने अपनी गलती पर पश्चाताप कर लिया है। लेकिन जो जेल के बाहर के अपराधी, कई ऐसे लोग जिन्होंने बड़े अपराध किए लेकिन वो कभी अपराध के दायरे में नहीं आए, वो कभी पकड़े नहीं गए, कभी उनके बारे में लोगों को मालूम नहीं हुआ। ऐसे लोग खुद अपने आप में चलती फिरती क्राइम की एक पाठशाला है, क्राइम का एक वर्कशॉप है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अपराध के साथ आप खेल सकते हैं। लेकिन जो दूसरी दुनिया है जेल की, वो ये बताती है कि अपराध से खेलने के बाद भी कभी ना कभी ऐसा कुछ जरूर होता है कि अपराध पकड़ में आ जाता है। तो अपराध का पकड़ में आना, हम फिल्मों में 3 घंटे की फिल्म का जो 2.25 घंटे पर हम जाकर बताते हैं कि आखिर में विलन की पिटाई हुई, असल में ये बहुत पहले बताना चाहिए कि जो विलन है उसके साथ जिंदगी क्या करती है। बहुत अच्छी बात कही है। और डॉक्टर बेनीवाल, जैसा कि डॉक्टर वर्तिका ने कहा कि संतुष्टि होना वो बहुत ज़रूरी है, पर कई ऐसे युवा हैं जिनको संतुष्टि कुछ और चीज़ों से मिलती है और उसी में उनको रोमांच भी नज़र आता है। कुछ ऐसे ऐसे खेल हैं दुनिया भर में प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जिसमें सफल होने के लिए वो अपने जो जान की बाजी है वो भी दांव पर लगा देते हैं। उनको सफल होना है, उनको उस गेम को जीतना है। तो ये भाव कहाँ से आते हैं? क्या परिस्थिति, माहौल, उनका जो जन्म है, लालन पालन वो ठीक से नहीं हुआ, या माहौल ऐसा हो रहा है, या जो दोस्त हैं उनके बीच वो सुपरस्टार बनना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, वहाँ उनको संतुष्टि मिलती है? देखिए, जो आपने कहा ये डिपेंड करता है, और एक अपना पर्टिकुलर इंटरेस्ट भी होता है। किसी किसी युवा के अंदर, उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है, उसके अलग एम्बिशंस होते हैं, उसके अलग इंटरेस्ट होते हैं, और वो रिस्क ले सकता है। तो जिसमें रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है, उसको अगर सही ट्रेनिंग मिले, टाइम पे गाइडेंस मिले, तो वो उसको अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकता है। लेकिन अगर उसको वो चीज़ें नहीं मिली
तो वो भटक जाता है रास्ते से, और फिर जैसा कि वर्तिका जी कह रही हैं, वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होकर जेल में पहुंच जाता है। जहां तक सवाल है संस्कारों की, ये परिवार से ही मिलता है। सबसे बड़े जो उनके जो टीचर्स जो हम कहा होते हैं कि पेरेंट्स ही होते हैं, और पेरेंट्स रोल मॉडल भी होते हैं। एक बच्चे के लिए उसका फादर सबसे बड़ा एक्टर होता है, सबसे बड़ा रोल मॉडल होता है। अगर वो जैसा काम करते हैं, जिस डिसिप्लिन में वो लाइफ जीते हैं, अगर कोई नशे में वो इन्वॉल्व नहीं है, अच्छे कामों में वो इन्वॉल्व है, तो वो सब चीजें वो गेन करता है और सीखता है ज्यादातर केसेस के अंदर। लेकिन यस, कुछ परसेंटेज में ऐसे भी होते हैं जिसको हम फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं, जैसे कि एंटी सोशल पर्सनालिटी, कंडक्ट डिसऑर्डर। ये ऐसी चीजें होती हैं कि वहां पे ये जो अभी मैंने बात की संस्कारों की, वो चीजें नहीं काम करती। वो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो उस चीज में इन्वॉल्व होते ही हैं। वहां पे फिर उसका एक ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट की जरूरत होती है, कि टाइम पे पहचान की कि कोई बच्चे में आदत है झूठ बोलने की, चोरी करने की, चीजें जला देते हैं, जानवरों के साथ में एक प्रताड़ना वाला काम करते हैं। तो इस टाइप की अगर चीजें हैं तो उसको जरूर कंसल्ट करना चाहिए टाइमली। उसका एक असेसमेंट होना चाहिए, साइकोलॉजिकल असेसमेंट। हम पहचान नहीं पाते और हम सोचते हैं कि नहीं ये जानबूझ के कर रहा है, ये इसकी प्रवृत्ति है ऐसा, जबकि ऐसा नहीं है, बायोलॉजिकल है ये। डॉक्टर वर्तिका, जैसे प्रोग्राम से पहले हम लोग बात कर रहे थे, आपने भी ये बात कही थी कि बच्चा कैसा होगा, उसकी प्रवृत्ति क्या बनने वाली है, माँ बाप को, परिवार को समझ में आने लगती है। और डॉक्टर बेनीवाल ने कहा कि संस्कार देने ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो ये कि माँ बाप के पास क्या समय है वो संस्कार दे पाएं, और बच्चों को समझाना भी तो बहुत मुश्किल होता है। देखिए, बच्चे ट्विटर की तरह बहुत छोटे और बहुत कम शब्दों में बात को सुनना चाहते हैं, और बिल्कुल सोशल मीडिया की तरह वो ये चाहते हैं कि उन्हें जो बताया जाए वो किसी फिल्मी अंदाज में बताया जाए और उसके नतीजे भी तुरंत पहुंचा जाए। तो हमें पहले तो अपने ही संवाद के तरीके को बदलना होगा, हमें उनके स्तर पर जाना होगा, और फिर उन्हें कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी में जूझते जूझते भी समाज के लिए भी बहुत कुछ किया, संघर्ष किया हो। हाँ, जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, उसका नाम है किस्सा खाकी का। हर बार कोई ऐसी कहानी होती है जिसमें कि पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने कोई नई बात की। अब इस बार उन्होंने मुकेशी की बात की। मुकेशी कांस्टेबल है और उसने 1 साल में करीब 60 बच्चों को ढूंढने में मदद की। ये 60 बच्चों में से ज्यादातर वो थे जिनकी माँ या बाप ने थोड़ा डांट दिया, वो नाराज होकर घर छोड़कर चले गए, और मुकेशी ने अपने काम के साथ साथ इन बच्चों को ढूंढा और उन बच्चों को उनके घरों को लौटाया। अब ये तो हुआ एक किस्सा कि वो लौटाए, लेकिन बात यह है कि जब वो बच्चा लौट के भी आया, उसके बाद क्या गारंटी है कि वो बच्चा फिर से नहीं भागेगा। अब ये काम परिवार को करना होगा, उन बच्चों को समझाना होगा कि देखो, जो जिंदगी है उसमें उतार चढ़ाव रोज का एक हिस्सा है, और बच्चों के साथ जो हमारा संवाद है वो उस तरह का हो जहाँ उन्हें ये ना लगे कि ये हमें अब पढ़ाने लगे। वो बहुत पढ़ना नहीं चाहते, वो समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, बस उन्हें थोड़े से छोटे छोटे कैप्सूल्स देने की जरूरत होती है। जैसे कि एक और इंसान है थान सिंह, वो भी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं। कोरोना के समय में उन्होंने लाल किले के पास जो है वहां पर एक क्लास लगानी शुरू की। वहां बच्चे बैठते हैं, रोज पढ़ाई करते हैं, गरीब बच्चे आते हैं। अब वो बच्चे वो हैं जिन्हें पढ़ाने के लिए एक टीचर की जरूरत थी, और ये थान सिंह उनका टीचर बन गया, वो रोज वो पढ़ा रहे हैं। अब अगर हम अपने बच्चों को ऐसी जगह पर लेकर जाएं जो सुविधा परक जगह नहीं है, वो ओरिजिनल जगह है, कि भाई आप परिवार में इतनी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, इतनी कॉपी पेंसिल रबर जिनको हम वैल्यू ही नहीं करते। और मैं कई बार देखती हूँ जेल में एक पेन मिलता है एक किसी बंदी को, और आप उसे एक नया पेन दे दीजिए तो उसकी आंखों की खुशी ऐसी होती है जो घरों में आप 100 पेन के डब्बे भी दे दें तो वो नहीं होती। और बहुत से वर्तिका जी ऐसे बच्चे हैं जिनको अभाव है, जो चाहते हैं, मैंने देखा है कई बच्चों को ऐसे कि जो कॉपी का पेपर खत्म होने के बावजूद जो आखिरी पृष्ठ होता है उसकी आखिरी उसमें लाइन में छोटा छोटा करके लिखते हैं। फिर जब वो लर्न हो जाता है, याद कर लेते हैं, तो रबर से मिटा के फिर उसको लिखना शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो बच्चों को वो अभावों की दुनिया जरूर दिखानी चाहिए, एक अभाव की और दूसरी वो दुनिया जो औरों के काम आती है। हम दिखाते हैं उन्हें प्रभाव की दुनिया, कि प्रभाव यहाँ है और पैसा यहाँ है। इस दोनों दुनिया से हम अगर बच्चों को हटा देंगे और उन्हें उन जगहों से जोड़ेंगे जो बड़ी खालिस हैं, तो हो ही नहीं सकता कि बच्चा भी खालिस इंसान के तौर पर पनप सामने ना आए। विमल जी, जब बच्चों से आप संवाद करते हैं, अपने मन की बात वो कहते हैं, बहुत चीज़ें नकारात्मक होंगी उनकी पूरी, अगर उनकी पर्सनैलिटी की बात करूं, उनके व्यक्तित्व में किस तरह से आप सकारात्मक दिशा की ओर उनको बढ़ाते हैं, क्या ज्ञान देते हैं? कुछ चीज़ों को पहले से तैयार करते हैं। जैसे जिन लोगों का संघर्ष में जीवन जो है बहुत प्रभावशाली है और जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है,
ऐसे कुछ लोगों की कहानियों को हम लोग इकट्ठा करते हैं और उनसे हम उस विषय पर बैठ करके संवाद करते हैं, बात करते हैं कि आप भी प्रेरक बन सकते हैं इन लोगों की तरह। उसके मन में ऐसी भावना डालने की हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं बन सकते। ये कुछ समय के लिए ये आनंद खत्म हो जाने वाला है, लेकिन एक ऐसा आनंद जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। उस दिशा में उसके विचारों को ले जाने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही लोगों का हम लोग एक कच्चा चिट्ठा सा तैयार करते हैं और उनके बारे में वन बाय वन उनको समझाते हैं, बताते हैं। उनको बताते हैं किसी IAS IPS ने देखो कितना संघर्ष किया है, आप भी उस दिशा में जा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में उलझ करके आप यहीं तक सीमित रह जाने वाले हो। इस तरीके की चीज़ें हम लोग उन लोगों के बीच में रखते हैं। डॉक्टर वर्तिका, क्या आप मानती हैं कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है? बहुत से ऐसे सीरियल्स बनाए जाते हैं जिसकी TRP को बढ़ाने के लिए कहानी में कुछ ऐसे मोड़ दे दिए जाते हैं कि रोमांच पैदा हो, और बहुत नकारात्मक होता है वो रोमांच। इसके अलावा बहुत से ऐसे रियलिटी शोज आ रहे हैं जिसे बच्चे तो क्या हम नहीं देख सकते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, उसमें इस तरह के स्टंट दिखाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको लगता है इस तरह के शोज बंद होने चाहिए, कुछ अच्छे पॉजिटिव शोज जो हैं वो शुरू होने चाहिए? बिल्कुल, एक समय था जब ये भी रूल था और अभी भी है कि एक विशेष समय पर ऐसे क्राइम शोज या ऐसे प्रोग्राम्स ना दिखाए जाएं जब युवा उन्हें देख सकते हैं या ज़्यादा समय निकाल सकते हैं। लेकिन अब जब सब कुछ यूट्यूब पर उपलब्ध है 24 घंटे, तो अब वो बंदिशें भी टूट गई। आप किसी भी तरह के कंटेंट को किसी भी समय देखते रहें और ये बड़ी एक खतरनाक स्थिति है। दूसरी बात यह है कि ये जो TRP का सारा मामला है, इसकी वजह से जो प्रोग्राम परोसे जाते हैं जिसके कंटेंट को ठीक से जांचा नहीं जाता, वो भी एक समस्या है। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल हर चैनल में ज़रूर होना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। हमारे पास प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, हमारे पास स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं जो कि इस चीज़ पर ध्यान देती हैं कि कंटेंट के नाम पर हम क्या दिखा रहे हैं, जैसे नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ जो खतरनाक मुझे दिखती है न्यूज़ की दुनिया में, जब न्यूज़ के लिए हम आवेदन देते हैं तब हम कहते हैं न्यूज़, लेकिन वो न्यूज़ होते होते वो कब इंफोटेनमेंट हो जाती है और उसमें इंफॉर्मेशन कम और एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो जाती है, तब भी बड़ी समस्या है। क्योंकि युवा खबर देखता है और उसमें तरह तरह के मसाले देखता है, चिल्लाते हुए लोगों को देखता है। आप ये देखिए, आज से कई साल पहले तक 90 के दशक में जब दूरदर्शन अपनी खबरों को दिखा रहा था और जब प्राइवेट टेलीविजन चैनल आए 59 से लेकर 90s तक दूरदर्शन, और आज इतने प्राइवेट चैनल्स आने पर भी दूरदर्शन ने अपनी शालीनता को, अपने कहने के तरीके को वैसे ही रखा और आकाशवाणी ने भी रखा। तो जब वो रख सकते थे, इतने सालों की परंपरा को निभा सकते थे, तो नए चैनल ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे? हमने खुद ये कहा युवाओं को ये पसंद है, लेकिन इसका पैमाना किसने बनाया? इन सवालों के कोई जवाब कहीं भी नहीं है। क्या कोई ऐसा सवाल बता सकता है, जवाब दे सकता है कि क्या आकाशवाणी को युवा नहीं सुनते? वो उसे भी आज भी उतनी ही दिलचस्पी से सुनते हैं। लेकिन हमने क्योंकि अपनी कमियों को छिपाना है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें युवाओं के दिमाग में डाल दी और युवाओं के नाम पर हमने उसे आगे बढ़ा दिया। तो मुझे लगता है जो पूरा कंटेंट है, अगर हम इसमें क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म कहीं से ले आएं और हम ये तय कर दें कि अगर ये हमारी परंपराओं के खिलाफ है या वो हमारे युवा मन को किसी भी तरह से भटका सकता है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। अभी तो सिर्फ हंसते हुए ही सारी चीज़ें निकल जाती हैं और बच्चे सालों साल नहीं भूलते। मैं ऐसे कई अपराधियों से मिली हूँ जिन्होंने बड़े खुलेआम ये कहा कि इस अपराध का आइडिया उन्हें इस कार्यक्रम से आया था या इस अपराध शो को हमने देखा तो मुझे लगा तरह कॉपी किया। हाँ, और जो एक आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि कई जगह क्राइम शोज को करने वाला भी खुद एकदम अपराधी जैसा दिखने लगा। क्यों हुआ ऐसा? हमने ऐसी भाषा को हमने क्यों आगे आने दिया जो भाषा अपराध को और बढ़ाती हो, और हम उसे प्रमोट भी उस तरह से करते हैं कि देखिए ये तो आज कल का बहुत ही फैशनेबल चीज़ है। ये फैशन स्टेटमेंट का मामला भी खतरनाक है। बहुत कुछ सीखने को मिला आज इस चर्चा से। डॉक्टर वर्तिका, डॉक्टर बेनीवाल और विमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, चर्चा करने के लिए। और कहना चाहूँगी कि रोमांच ही जीवन की उपलब्धि नहीं है, जीवन को सही तरीके से संयम के साथ जीने से जीना भी एक उपलब्धि है। युवाओं से कहना चाहूँगी कि शतरंज के खिलाड़ी बने, उसके प्यादे नहीं। नित्य नए प्रयास करें और उन्नति के शिखर पर जाएं। युवाओं को अनंत शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। युवा मन का रोमांच वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में नई राहें नए रहबर क्रम में अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर RP बेनीवाल, जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा
और युवा सामाजिक कार्यकर्ता श्री विमल वर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थीं वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती रमा पांडे। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रामोतार बैरवा।